हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पीएमएमसी। ठीक है, तो पीएमएमसी में हम लोग को जितना भी मेन कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हमने सीख लिया है। बस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है उसका, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ पीएमएमसी देखेंगे। पर उससे पहले हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ताकि हम जो अभी तक पढ़े हैं वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, तो चलिए एक एक करके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेईई में आए हुए हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हाँ, आपको रूल पता है कि आप हमेशा जब भी वीडियो क्वेश्चंस देखते हैं तो पहले खुद से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कीजिए। ठीक है, जो भी स्क्रीन आप क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं उनको रीड कीजिए, कुछ देर उस क्वेश्चन को सोचिए, और अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने पेजेस में आप जो नोट्स बनाते जा रहे हैं उससे पलटा के आप देखिए कि इससे मैं खुद से सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं। उसके बाद ही जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने रफ में सॉल्व कर लिया, अब मैं सॉल्यूशन को देखूंगा, तब आप फिर सॉल्यूशन देखेंगे कि क्वेश्चन से। तो ऐसे करके आपको एक्स्ट्रा टाइम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने का देना नहीं पड़ेगा, और आपके कॉन्सेप्ट खुद ही खुद रिवाइज और रिकॉल होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0 to 10 मिली एम्पियर पीएमएमसी एमीटर रीड्स 4 मिली एम्पियर। ठीक है, तो एक ऐसा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, एमीटर है, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है जो एज अ एमीटर यूज किया जा रहा है, जिसका रेंज क्या है 0 से 10 मिली एम्पियर। ठीक है, फुल स्केल वैल्यू क्या है 10 मिली एम्पियर, और अभी वो क्या रीड कर रहा है 4 मिली एम्पियर इन अ सर्किट। ठीक है, 4 मिली एम्पियर अभी वो मेजर कर रहा है। इट्स बॉटम कंट्रोल स्प्रिंग स्नैप सडनली। ठीक है, बॉटम कंट्रोल स्प्रिंग स्नैप सडनली, द मीटर विल नाउ रीड नियरली। तो देखो, आपको पता है जैसे हम लोग जब फर्स्ट टाइम पीएमएमसी का डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपके सामने कंस्ट्रक्शन बना के दिखाया था कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो उसमें मैंने क्या दिखाया था कि पहली बात ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है, और मैंने ये दिखाया था कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में 2 स्प्रिंग्स यूज होता है, एक ऊपर स्प्रिंग यूज होता है, एक नीचे स्प्रिंग होता है। अगर आप वो नोट्स मेंटेन करते हुए चल रहे हैं तो उस फिगर को अपने सामने खोल लीजिए। ठीक है, तो 2 स्प्रिंग यूज होते हैं। अब ये जो 2 स्प्रिंग यूज हो रहे हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में, इनका क्या क्या फंक्शंस था ये भी मैंने बताया था कि ये जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में स्प्रिंग्स यूज हो रहे हैं ये हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। ठीक है, सेकेंड चीज ये फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं। ठीक है, थर्ड थिंग क्या था कि ये जो स्प्रिंग्स हैं ये हमारा कनेक्शन भी बनाते हैं किसके बीच, सप्लाई और मूविंग कॉइल के बीच। ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगा वो किसमें से फ्लो होगा, स्प्रिंग से होते हुए मूविंग कॉइल में फ्लो होगा। राइट, तो आप ये जो है एक पैसेज, ये जो स्प्रिंग्स है कंट्रोलिंग टॉर्क के साथ साथ एक पैसेज भी क्रिएट कर रहे हैं कंट्रोल को, करंट को फ्लो करने के लिए मूविंग कॉइल में। ठीक है, सप्लाई से मूविंग कॉइल में। अब अगर उसमें से बॉटम वाला मतलब जो नीचे हिस्से वाला जो स्प्रिंग है अचानक से टूट जाता है तो होगा क्या कि जो करंट का पैसेज हो रहा था, मतलब कि सप्लाई टर्मिनल से आते हुए, अगर मैं यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं, चलो आपके लिए, ये आपका क्या था, फिक्स्ड आयन था, इसके ऊपर आपका एल्यूमिनियम का फॉर्मर था। ठीक है, एल्यूमिनियम का फॉर्मर, और यहां पे मैं ले लेता हूं मूविंग कॉइल्स ले लेता हूं, मूविंग कॉइल, बीच में आयरन, एल्यूमिनियम फॉर्मर, मूविंग कॉइल, और यहां पे आपका आ गया था स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग। अब यहां पे आपका सप्लाई था, जो भी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड था वो आपको यहां पे मेजर करना था, और ये आपका स्पिंडल हो गया था, स्पिंडल से पॉइंटर कनेक्टेड था। राइट, यहां से पॉइंटर और यहां पे स्केल। ठीक है, राइट, तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है आपको लिए। तो यहां पे मैंने ये बोल रहा हूं कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, इसका ये बॉटम स्प्रिंग अगर टूट जाए, मतलब कि अगर ये खराब हो जाए, तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा था ये यहां से सप्लाई टर्मिनल से, अगर यहाँ पे आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो और इधर से आई करंट फ्लो हो रहा है, इधर से आई करंट वापस जा रहा है। ठीक है, इधर से होते हुए स्प्रिंग से होते हुए मूविंग कॉइल में होते हुए इधर से वापस जा रहा है, तो जैसे ये टूटेगा तो क्या होगा, ये जो करंट था अब ये फ्लो होना बंद हो जाएगा। राइट, मतलब कि क्या, ये करंट भी फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब पैसेज मतलब कि क्लोज्ड पाथ हमारा हुआ ही नहीं। तो मूविंग कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा था अब वो फ्लो नहीं होगा। मूविंग कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा था कॉपर की जो मूविंग कॉइल के बीच में, उसमें अब करंट फ्लो नहीं करेगा। अब करंट फ्लो नहीं करेगा तो यहां पे जो हमारा नॉर्थ पोल था और एक ये साउथ पोल था, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल,
तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था और उसके बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर था, अब क्या हो रहा है, कंडक्टर में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण फोर्स डेवलप नहीं होगा। मतलब कि क्या, अब यहां पे लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा ही नहीं मूविंग कॉइल में। मूविंग कॉइल में फोर्स नहीं लगेगा तो मूविंग कॉइल आपका मूव कैसे करेगा? क्योंकि क्या होता था, जब पहले करंट फ्लो करता था तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट के कारण एक फोर्स डेवलप होता था जिसको हमने बोला था लॉरेंट्ज फोर्स। अब उसके कारण आपका मूविंग कॉइल जो था मूव करने लग गया था, राइट। पर अब क्योंकि करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग टूट गया है नीचे का, तो करंट का पाथ जो था वो टूट गया है, तो अभी करंट नहीं फ्लो होने के कारण मूविंग कॉइल में करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब फोर्स इसमें नहीं लगेगा, और वो जो फोर्स था, लॉरेंट्ज फोर्स जो था, वो क्या कर रहा था, वो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था। मतलब कि जो फोर्स था वो कुछ नहीं बल्कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स था, जो पॉइंटर को रीड करवाने में हेल्प कर रहा था। कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी को जीरो, डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या करता है, जीरो से मेजर्ड वैल्यू तक आपको लेके जाता है, जीरो से मेजर्ड वैल्यू तक लेके आता है। मतलब कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स ही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन ऑफ द पॉइंटर के, राइट। तो अब यहां पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगेगा ही नहीं, मतलब कि अब जो 4 मिली एम्पियर यूज कर रहा था, मतलब मेजर कर रहा था पीएमएमसी, अब वो मेजर नहीं करेगा, और जो फोर्स इसको 0 से 4 मिली एम्पियर तक लेके गया था अब वो यहां पे नहीं रहेगा, तो पॉइंटर आपका वापस ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब कि 0 वैल्यू में आ जाएगा, राइट। क्योंकि यहां पे क्या हुआ, हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट से। जैसे ही करंट हुआ 0 स्प्रिंग के ब्रेक होने से, वैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया 0 और आपका करंट फ्लो होना बंद हो गया। और इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि पॉइंटर अब जैसे ही स्प्रिंग ब्रेक होगा तो आपका 0 पोजीशन पे दिखाएगा, राइट। तो पिक्चर पूरा क्लियर हुआ आपको कि स्प्रिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करता, ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में भी हेल्प करता है करंट को पैसेज प्रोवाइड करके, ठीक है। अगर ये टूट गया तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, पीएमएमसी वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि एक ये पीएमएमसी वोल्टमीटर है, ये पीएमएमसी वोल्टमीटर ले रहा हूं, और ये जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्टेड है। कैसा कैसा वोल्टेज है, V1 जो है एक डीसी वैल्यू है, ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स V1 ऑफ 2 वोल्ट, तो ये आपका 2 वोल्ट है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, और ये सेकंड क्वेश्चन यहां पे लिख लो, सेकंड क्वेश्चन। तो अभी 2 वोल्ट के वोल्टेज के अक्रॉस और एंड एन एसी वोल्टेज सोर्स ऑफ V2t sin 3 ओमेगा t, ठीक है। तो यहां पे एक एसी सोर्स भी है, एक डीसी था एक एसी था, 3 sin ओमेगा t। ये तो ये आपका वोल्टमीटर ऐसे कनेक्टेड है पीएमएमसी, राइट। ये यहां पे वोल्टमीटर कनेक्टेड हो गया, यहां पे डीसी सप्लाई है, ये एक एसी सप्लाई है। अब हमसे पूछा जा रहा है द मीटर रीड्स, तो अब ये जो मीटर है ये क्या वैल्यू को रीड करेगा ये पूछा जा रहा है। तो हमने सीखा था कि पीएमएमसी जो होता है, पीएमएमसी फीचर्स में मैंने बताया था, पीएमएमसी ऑलवेज रीड्स डीसी या तो फिर एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, डीसी और एवरेज वैल्यू, ठीक है, डीसी और एवरेज वैल्यू। और अगर मैं यहां पे देख रहा हूं इस सप्लाई में, तो ये सब सप्लाई जो है वो क्या बन रहा है हमारा, वो हमारा बन रहा है टोटल सप्लाई, मैं बोल सकता हूं 2 + 3 sin ओमेगा टी के इक्वल बन रहा है, 2 + 3 sin ओमेगा टी के इक्वल बन रहा है। और ये हमारा क्या है, डीसी वैल्यू बोल सकते हो या एवरेज वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। और ये आपका क्या है, एसी वैल्यू है, ठीक है। तो पीएमएमसी तो भाई हमारा सिर्फ और सिर्फ डीसी वैल्यू को मेजर कर रहा है, मतलब कि आपका भले ही आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, एसी प्लस डीसी प्रोवाइड कर रहे हो, पर आपका पीएमएमसी सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट को ही मेजर करेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डीसी या एवरेज वोल्ट वैल्यू को ही मेजर करता है, राइट। तो भले ही आप यहां पे एसी सप्लाई भी दे रहे हो, पर आपका जो डीसी वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू है इस सीक्वेंस का, वो क्या है, 2 वोल्ट ही है। तो आपका सिर्फ पीएमएमसी 2 वोल्ट ही आउटपुट मीटर मेजर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। मान लो कि अभी के लिए मैं अगर इस 3 sin ओमेगा टी को हटा दूं, 3 sin ओमेगा टी को हटा दूं,
और अब पूछूं कि अब आपका पीएमएमसी क्या मेजर करेगा, तो आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही इजी हो गया, ये जो डीसी वैल्यू है इसी को तो मेजर करेगा ना, तो ये 2 वोल्ट ही आएगा। तो अभी भी आंसर क्या रहेगा, 2 वोल्ट ही रहेगा, करेक्ट, क्योंकि एवरेज वैल्यू तो अभी भी सेम है और यहाँ पे इसको भी हटा दिया मैं, तो यही आपका क्या हो गया, सिंपल सा इसी 2 वोल्ट को मेजर करेगा। तो अब भी आपका आंसर 2 वोल्ट ही आ गया, राइट। तो अगर डीसी वोल्टेज सोर्स V1 2 वोल्ट करंट होता है पीएमएमसी के अक्रॉस, तो आंसर 2 वोल्ट आएगा। अब अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूं और उसको वापस ले आता हूं, इसको मैं वापस ले आता हूं, ये क्या था, 3 sin ओमेगा टी ना, 3 sin ओमेगा टी था। अब आपका जो वोल्टेज सोर्स हो गया है वो क्या हो गया, 3 sin ओमेगा टी, और ये क्या है, ये एक्चुअल में आपका एसी वैल्यू है, ठीक है। तो अब आपका मीटर क्या रीड करेगा, तो अब आप बोलोगे कि सर पीएमसी क्योंकि डीसी या एवरेज वैल्यू में मेजर करता है, और यहां पे जो 3 sin ओमेगा टी है, ये कर्व कैसा है, ये आपका ऐसा है, ये sin ओमेगा टी, ठीक है। तो ये इसका एवरेज वैल्यू, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन का किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो सर इसका एवरेज वैल्यू ऑफ दिस वेवफॉर्म इज 0, सो पीएमएमसी विल रीड 0। तो ठीक है, अगर सिर्फ मैं एसी वैल्यू कनेक्ट करता हूं यहां पे, तो पीएमएमसी का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 होता है। और मैंने आपको एक और इसका कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था कि जो आपका मीटर था उसमें पॉइंटर आपका वाइब्रेट करने लग जाएगा 0 पोजीशन में। मतलब कि क्या, जब भी आप पीएमएमसी से एसी सिग्नल अप्लाई करते हो तो आपका पॉइंटर वाइब्रेट करता है 0 पोजीशन में। क्यों, क्योंकि आपका जो कॉइल में करंट बार बार रिपीट होता है, बार बार अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है, तो उसके कारण फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होते जाता है, तो पॉइंटर आपका वहां पे 0 पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा। तो हमेशा जब भी एसी वैल्यू कनेक्ट की जाए तो हमारा पीएमएमसी का आउटपुट आएगा 0, क्योंकि वहां पे पॉइंटर वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब एक और इसको क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, ये हो गया, 2 चीज हम डिस्कस कर लिए इस चीज का। अब अगर मान लो यहां पे मैं वो वापस ले आता हूं 2 वोल्ट को, तो ये 2 वोल्ट आ गया वापस, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 2 वोल्ट प्लस 3 sin ओमेगा टी, ठीक है। अगर मान लो कि मैं मूविंग आयरन, अभी आप भले मूविंग आयरन के बारे में नहीं पढ़े हो, ठीक है, पीएमएमसी के बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो पढ़ेंगे वो मूविंग आयरन के बारे में पढ़ेंगे, पर आप अभी नहीं पढ़े हो, तो अभी आपको मैं बता देता हूं यहां पे थोड़ा सा आइडिया बेसिक सा, कि मूविंग आयरन जो होता है, मूविंग आयरन मेजर्स आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। मूविंग आयरन मेजर्स आरएमएस वैल्यू, तो मूविंग आयरन जो होता है वो आपका आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। अब देखो, ये आपको मैं पहले से बता दिया हूं, नेक्स्ट जब टॉपिक पढ़ेंगे हम मूविंग आयरन के बारे में, तब हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पर अभी के लिए हमको समझ में आ गया कि ये अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो मूविंग आयरन का बना होगा, तो वो क्या करेगा, आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा। अब इसका आरएमएस वैल्यू क्या है भाई, इसका आरएमएस वैल्यू है VRMS इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका, अंडर रूट 4 प्लस 9/2, दिस इंप्लाइज अंडर रूट 17/2। तो इस केस में जब अगर ये वोल्ट मीटर मूविंग आयरन का बना है, तब वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा, और उस केस में आपका आंसर डी आएगा, उस केस में आपका आंसर डी आएगा। पर देखो, ये ऑप्शन में पहले से गिवन था, तो जो भी इंसान गलती करता है, मान लो एग्जाम में गलती कर दिया वो पीएमएमसी और मूविंग आयरन में, वो सोचा कि पीएमएमसी आपका क्या आरएमएस वैल्यू मेजर करेगा, और या फिर मूविंग आयरन में कंफ्यूज हो गया कि वो आपका एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, तो आप यहां पे आंसर्स गलत टिक कर दोगे। तो हमेशा आपका एवरेज और आरएमएस वैल्यू दोनों गिवन रहेगा। तो आपको याद रखना है कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आपका हमेशा एवरेज वैल्यू मेजर करता है, और मूविंग आयरन जो होता है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, राइट। तो यहाँ पे 3 चीज हमने डिस्कस कर लिया, चौथा चीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलो एक और पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में, कि अगर मान लो ये जो था 2 वोल्ट 3 sin ओमेगा टी, अगर मैं यहां पे 2 वोल्ट को -2 वोल्ट कर दूं, ठीक है, मतलब कि अब क्या हो रहा है, जो डीसी वोल्टेज सोर्स था उसकी वैल्यू क्या थी, -2 वोल्ट। डीसी वोल्टेज सोर्स की डीसी सोर्स की वैल्यू जो थी वो थी -2 वोल्ट। तो उस केस में वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, उस केस में वोल्टमीटर क्या रीड करेगा। और मैं यहां पे वोल्टमीटर का अगर मैं बोल दूं, फर्स्ट केस में वोल्टमीटर का रेंज जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, 0 से 10 वोल्ट।
अगर 0 से 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर यूज कर रहा हूं, यहाँ पे दिया है का रेंज नहीं दिया है, तो चलो मैं एग्जांपल के लिए रख दिया यहाँ पे 0 से 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं अगर हम, और मैं यहाँ पे -2 वोल्ट प्लस 3 sin ωt कनेक्ट करता हूं, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? तो वोल्ट मीटर आपका मेजर करेगा -2 वोल्ट, क्योंकि ये डीसी वैल्यू, ये तो हमें समझ में आ गया, पर मेजर तो कर लेगा, पर इसके पास नेगेटिव स्केल तो है ही नहीं, इसके पास नेगेटिव स्केल तो है ही नहीं उस -2 वोल्ट को दिखाने के लिए, इसलिए उस वक्त भी वोल्ट मीटर की जो वैल्यू आएगी वो 0 वोल्ट ही आएगी। ठीक है, मतलब कि अब अगर यहां पे मैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का वोल्ट मीटर यूज कर रहा हूं और जो डीसी सप्लाई है वो -2 वोल्ट है, एसी सप्लाई 3 sin ωt का है, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आपका डीसी वैल्यू को मेजर करेगा, और डीसी वैल्यू हमारा या एवरेज वैल्यू क्या है? -2 वोल्ट के इक्वल है। तो -2 वोल्ट को तो मेजर कर लेगा, पर उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए उसके पास स्केल ही नहीं है नेगेटिव वैल्यू का, क्योंकि वो कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से 10 वोल्ट में वेरी कर रहा है। तो अब 2 वोल्ट को तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वैल्यू तो -2 वोल्ट है। तो उस केस में जब उसके पास स्केल ही नहीं है, तब वो वोल्टेज क्या दिखाएगा? 0 वोल्ट दिखाएगा, राइट। तो हमेशा आप इसको भी याद रखेंगे कि रेंज क्या दिया हुआ है पीएमएमसी वोल्ट मीटर का, और अगर ये डीसी वैल्यू रहा तो आप उस टाइम कैसे टिक करेंगे। अब मान लो कि यहां पे अगर मैं अब पीएमएमसी जो वोल्ट मीटर ले रहा हूं, सेकेंड केस में बोल रहा हूं कि -10 से 10 वोल्ट जा रहा है, ठीक है, मतलब कि अब मैं ऐसा पीएमएमसी वोल्ट मीटर ले रहा हूं जो सेंटर, ठीक है, सेंटर टैप्ड है, ठीक है, सेंटर 0 बोल सकता हूं मैं, ये यहां पे 0 है और यहां पे आपकी नेगेटिव वैल्यू है और यहां पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये जा रहा है आपको -10 वोल्ट तक और ये वैल्यू जा रहा है +10 वोल्ट तक। तो अब अगर आप इस -2 वोल्ट को पास करोगे तो अब ये आराम से मेजर कर लेगा, क्योंकि इसके पास माइनस वोल्टेजेस को दिखाने के लिए स्केल गिवन है। तो उस केस में आपका जो वोल्टेज का वैल्यू आएगा वो -2 वोल्ट आएगा, करेक्ट। तो ये चीज है, मतलब कि आपको ये एक क्वेश्चन से मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा दिए कि मान लो ये आपका डीसी और एसी वोल्टेज होगा तो क्या कुछ आंसर आएगा, मूविंग आयरन होगा तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ डीसी होगा तो क्या होगा, सिर्फ एसी होगा तो क्या होगा, सेंटर 0 होने का कितना इंपॉर्टेंस है। तो हमेशा आप चेक करेंगे कि सेंटर 0 मीटर है कि नहीं, सेंटर 0 मीटर है कि नहीं, ठीक है। और अगर सेंटर 0 नहीं हुआ तो आपके आंसर में कैसे इफेक्ट पड़ेगा, वो सब भी मैंने डिस्कस कर लिया इस सेकंड क्वेश्चन में। तो राइट, तो ये सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा था। अब मैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। थर्ड क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा। तो एक बार थर्ड क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन उससे करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं ऊपर बोर्ड वाइप कर लेता हूँ। ठीक है, राइट। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द करंट IT, ठीक है, करंट है I ऑफ टी पासिंग थ्रू 10 ओम रेसिस्टेंस। तो 10 ओम के रेसिस्टर से वो पास कर रहा है करंट एज शोन इन फिगर ए। ये फिगर ए में ऐसे दिखाया जा रहा है, फिगर का वैल्यू मतलब कि कैसा सर्किट है आपका हैज। अब ये जो करंट जो पास हो रहा है यहां से, ये जो करंट है पास हो रहा है वो उसकी वेवफॉर्म गिवन है, उसकी वैल्यू नहीं गिवन है, उसकी उस पूरे करंट की वेवफॉर्म मेरे सामने गिवन है, ठीक है, एज शोन इन फिगर बी ऑफ डीसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम। अब इस 10 ओम के अक्रॉस एक डीसी वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है, राइट। तो अब अगर कुछ नहीं मेंशन नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अज्यूम कर रहा हूं ये कि जो ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर की इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा और वो इनफाइनाइट होगा, मतलब कि इसको मैं आइडियल वोल्ट मीटर अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर करंट इज इक्वल टू 0। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, सारा I ऑफ टी आपका रेसिस्टर से ही फ्लो हो रहा है, राइट। तो यहां पे मैंने वोल्ट मीटर को आइडियल वोल्ट मीटर लिया जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस आपके इनफाइनाइट के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट हो गया आपका इंटरनल रेसिस्टेंस, तो करंट यहां पे कोई फ्लो नहीं होगा, सारा करंट आपका 10 ओम से फ्लो होगा। ये चीज क्लियर हुआ। अब इस रेसिस्टर का वैल्यू है मेरे पास, इस करंट का वेवफॉर्म है मेरे पास। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि ये जो डीसी वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग क्या आएगी, या ये पीएमसी डीसी बोलो या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर बोलो, दोनों में एक ही आंसर आने वाला है। तो हमको क्या पता है कि V इज इक्वल टू आई आर,
ठीक है, मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल होता है वो जनरली क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ करंट को मेजर करता है और एक काइंड ऑफ एमीटर होता है। और जब भी हमको वोल्टेज मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसके IM मतलब कि मीटर करंट और मीटर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज पा लेते हैं। तो हमेशा करंट को मेजर करते हैं हम और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज की वैल्यू को निकाल लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से वो वोल्टमीटर की तरह एक्ट करता है। तो अब देखो यहां पे मेरे पास R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 10, I की वेवफॉर्म गिवन है और PMMC है। अगर ये PMMC है या DC वोल्टमीटर दोनों में से कोई भी है तो दोनों के दोनों क्या है, हमारा एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं। और इस वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। दो तरीके हैं इसके वेवफॉर्म निकालने के। पहला तरीका क्या कि इस वेवफॉर्म को मैं एरिया का मतलब कि एरिया अंडर दिस वेवफॉर्म निकाल लूं, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, V आउटपुट V जो आने वाला है वो I एवरेज के इक्वल आने वाला है। तो पहले तो मेरे को I एवरेज निकालना पड़ेगा इस वेवफॉर्म का, और I एवरेज क्या होता है 1/t, ठीक है, I of t dt। ये एक तरीका है। दूसरा मेथड, पर ये तरीका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्टली आप एरिया निकाल लो इस जगह का। तो देखो इतना एरिया को अगर मैं देख रहा हूं यहां से यहां, ये तो आपका ये एरिया A1 हो गया। और अगर मैं इसको देख रहा हूं, ठीक है, तो ये आपका एरिया A2 हो गया। और अगर मैं एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं कि एरिया A1 प्लस A2 अपॉन टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड के से डिवाइड करूंगा। टाइम पीरियड मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, टाइम पीरियड यहां पे लिख देता हूं 2t, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2t। ये तो A1 निकालना होगा। तो देखो ये तो रेक्टेंगल हो गया 12 एम्पियर, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका सपोज करो लेंथ और ये आपका ब्रेड, तो t हो गया। तो A1 कितना आ रहा है 12 इंटू टी प्लस A2 अगर मुझे निकालना है तो कितना हो गया, यहां से यहां इसका डिस्टेंस क्या है 2t माइनस टी दैट इज t, और यहां से इसका हाइट कितना है 5, तो कितना हो गया 5t अपॉन टाइम पीरियड कितना है 2t, राइट। तो अगर मैं देख रहा हूं कि किसका आ रहा है आई एवरेज जो आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है 17t अपॉन 2t, तो t और t कैंसिल हो गया अपने पास 8.5 एम्पियर, राइट। 8.5 एम्पियर आ गया। तो मेरे पास अब इस वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू आ चुका है आराम से, ठीक है। आप इंटीग्रेशन के थ्रू से भी निकाल सकते थे, पर मैं डायरेक्टली क्या किया, एरिया अंडर द कर्व निकाला और उसको डिवाइड कर दिया टाइम पीरियड से, तो मेरे पास एवरेज वैल्यू निकल गया। तो मेरे पास एवरेज वैल्यू आ गया 8.5 एम्पियर। अब मुझे वोल्टेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वोल्टेज आपका यहां से क्या दिख रहा है कि V जो होगा आपका 10 इंटू आई एवरेज है, तो आई एवरेज कितना है 8.5 एम्पियर। तो अब आपका जो वोल्ट मीटर होगा वो कितना रीड करेगा 85 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा, ठीक है। तो 85 वोल्ट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एवरेज करंट 8.5 एम्पियर इंटू 10 करेंगे 85 वोल्ट आ गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसमें भी हमने सीखा कि डीसी वोल्ट मीटर या फिर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर आपका एवरेज वैल्यू मेजर करता है और हमने वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू निकाल लिया। कोई और वेवफॉर्म भी देता है तो आप उसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो ये मेरे सामने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या क्या बोला जा रहा है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल एमीटर हैज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। इसका रेक्टेंगुलर कॉइल है, मतलब कि मूविंग कॉइल का आपको एग्जांपल बोला जा रहा है कि ये जो कॉइल है आपका ये रेक्टेंगुलर है, ये आपका रेक्टेंगुलर होने वाला है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। और इसका आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, मतलब कि क्या, सपोज करो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो रहा है और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे से मेरे को एरिया पता चल जा रहा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकता हूँ या तो फिर क्या बोल सकता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एरिया आ गया। नाउ इसका ये जो कॉइल है इसके 100 टर्न्स हैं, मतलब कि ये एक टर्न नहीं है भाई, ये तो 100 टर्न्स होने वाले हैं, मतलब कि ऐसे करके बहुत सारे टर्न्स आएंगे यहाँ पे 100 टर्न्स, ठीक है। इसको मैं 100 टर्न्स दिखाता हूँ ऐसे करके। तो ये आपका कुछ 100 टर्न्स हो गया। तो यहाँ पे n जो आ रहा है मेरा 100 टर्न्स के इक्वल आ गया, राइट। 100 टर्न्स हो गया। नाउ
एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डेंसिटी 0.1 वीबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो B जो है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है वो क्या है 0.1 वीबर पर मीटर स्क्वायर, वीबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये भी गिवन है हमारे पास। नाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2 × 10⁻⁷। अभी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट वो क्या है, वो आपका Kc के इक्वल होता है, या K लिखो या Kc लिखो एक ही मतलब है। वो हो गया आपका 2 × 10⁻2 × 10⁻⁷। इसको मैं इस साइड लिखता हूँ। Kc आपका गिवन है 2.0 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर पर डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री गिवन है, यहाँ पे यूनिट्स का बहुत खेल है। ठीक है, यूनिट्स को ध्यान देंगे आप। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ ईएमएफ, डिफ्लेक्शन ऑफ ईएमएफ व्हेन इट कैरीज करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर एसी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको क्या नोट करना है, बी केयरफुल ऑफ यूनिट्स, बी केयरफुल ऑफ यूनिट्स। सबकी यूनिट्स को आप ध्यान देते रहेंगे कि देखो यहाँ पे न्यूटन मीटर है, डिग्री में है, ये वीबर पर मीटर स्क्वायर में है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है, इसने मैंने इसको यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दिया, ये टर्न्स में। राइट, अब देखो पहला पॉइंट पूछा रहा है कि अगर 1 मिली एम्पियर का करंट पास किया जाए और वो करंट कैसा है, एसी सिग्नल है, तो उस केस में आपका डिफ्लेक्शन कितना होगा, कितना होगा डिफ्लेक्शन, 0 पोजीशन पे पॉइंटर वाइब्रेट करता रहेगा, क्योंकि अभी क्या पास किया जा रहा है, एसी सिग्नल पास किया जा रहा है। और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि एसी सिग्नल में पॉइंटर 0 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू आपका जो वाइब्रेशन होगा, आप पॉइंटर बोल सकता हूँ, पॉइंटर एट 0 पोजीशन, 0 पोजीशन में रहेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहे यार। एसी में तो ये हो गया, डीसी में क्या हाल है भाई, कि अब अगर 1 मिली एम्पियर का करंट पास किया जाए, तो ये क्या है, I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर है। अब ये पास किया जा रहा है और ये डीसी वैल्यू है, तो इसको तो पास करने दे देगा पीएमएमसी अपना। ठीक है, तो उस केस में डिफ्लेक्शन कितना होगा, मतलब ये क्या, थीटा की क्या वैल्यू होगी, उस केस में थीटा की क्या वैल्यू होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। थीटा की क्या वैल्यू होगी, आपको थीटा का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो एक बार फिर से याद करो। ये देखो टीडी जो होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो किसके इक्वल होता है, बीना के। ठीक है, बीना के इक्वल होता है, जो कि है इक्वल टू क्या, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता है हमको, आई करंट पता है, एन पता है, ए पता है, सब कुछ पता है यहाँ पे। टीसी अब कंट्रोलिंग टॉर्क किसके इक्वल होता है, केसी थीटा के। ठीक है, केसी पता है अपने को, थीटा निकालना है। और आपको क्या पता है कि एट स्टेडी स्टेट टीडी इज इक्वल टू टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेट कर रहा हूं तो केसी थीटा इज इक्वल टू बीना, दैट इज दिस इंप्लाइज आपका जो थीटा आएगा वो किसके इक्वल आ रहा है, बीना अपॉन केसी के इक्वल आ जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे अगर आराम से वैल्यूज पुट करूं, एक एक वैल्यू पुट करता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या आ रहा है, किधर वैल्यू पुट करूं, इधर कर देता हूं। थीटा इज इक्वल टू बी, बी इज वॉट 0.1 इंटू वीबर पर मीटर स्क्वायर में था, आई कितना है 1 मिली एम्पियर इंटू 10⁻³ और एन क्या है 100 टर्न्स है आपका, ए क्या है 6 इंटू 10⁻⁴, राइट। और बाकी सब चीज क्या है, केसी क्या है 2 इंटू 10⁻⁷। तो 10⁻⁷, 10⁻³ 10⁻⁴, ओवरऑल क्या हो गया, ये ओवरऑल हो गया, ओवरऑल आपके 10⁻⁷, 10⁻⁷ यहां से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये आ गया 2 1 सा 2 3 सा। ठीक है, और ये 0.1 और ये 10, तो ये हो गया आपका 0.1 और ये कैंसिल आउट हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, डिग्रीज आ रहा है, क्यों डिग्रीज, क्योंकि ये न्यूटन मीटर पर डिग्री में है। ठीक है, अगर रेडियंस में होता तो ये रेडियंस में आंसर देता, राइट हमको। तो अभी तो आंसर जो आया वो डिफ्लेक्शन आया 30 डिग्रीज का। तो ये इस तरीके से हम कभी भी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला अगर आपको याद रहे, क्या चीज कि पहला चीज टीडी जो है वो बीना के इक्वल होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो केसी थीटा के इक्वल होता है, और एट स्टेडी स्टेट में कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सेम होता है, और थीटा फिर उधर से निकल जाता है अपना ये। और यही से हमने निकाला था, इसी को डिराइव करके मैंने बताया था कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और स्केल जो होता है पीएमएमसी का वो यूनिफॉर्म होता है या लीनियर होता है, सेंसिटिविटी कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे अगर आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पूछ दिया जाता
गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पूछ दिया था तो इतने पार्ट को, ये इतने पार्ट को मैं ले लेता, ठीक है, ये इतने पार्ट को, ये तो आपको ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट था, ये TD इधर इतने पार्ट को दिखाता हूं यहाँ पे, ये तो यहाँ पे G आ रहा था आपका BAN के इक्वल, ठीक है, ये तो ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया था। तो वहां से भी आप वैल्यूज निकाल सकते थे। तो ओवरऑल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन की कभी भी आपको डिफ्लेक्शन निकालना हो तो पहले तो यूनिट्स का खेल समझेंगे, यूनिट्स को आप अच्छे से नोट करेंगे और फिर ऐसे करके आराम से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन करने के बाद हम ना थोड़ा सा एक्सटेंशन ऑफ मीटर्स के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तब तक आप फिफ्थ क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो, राइट। आपको बहुत मजा आने वाला है उस क्वेश्चन में। तो ठीक है, इसमें क्या क्या बोला गया है, द टॉर्क ऑफ एन एमीटर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द करंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इसलिए मुझे क्वेश्चन पसंद है कि एज द स्क्वायर ऑफ द करंट। मतलब कि क्या कि देखो जनरली आपका टॉर्क जो होता है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर यहां पे एग्जामिनर ने पहले से क्लियरली मेंशन कर दिया है कि टॉर्क आपका स्क्वायर ऑफ द करंट से प्रोपोर्शनल है। मतलब कि क्या कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस केस में होने वाला है वो क्या होगा, इस प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, अब वो आई से प्रोपोर्शनल नहीं है जो पहले हुआ करता था, अब वो आई स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। तब उस केस में इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री, तो यहां पे एक अगर मैं करंट लेता हूं आई और वो जो 10 एम्पियर, अगर वो 10 एम्पियर का है तो उस केस में वो डिफ्लेक्शन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उस केस में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है 90 डिग्री का, करेक्ट। नाउ व्हाट डिफ्लेक्शन विल ऑकर फॉर अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। अब अगर वो 5 एम्पियर का करंट हमसे डाला गया, इसमें 5 एम्पियर का करंट पास किया जाए तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये क्वेश्चन में है, पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसमें दो केसेस है, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज स्प्रिंग कंट्रोल। तो पहले हमको पूछा गया है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जा रहा है, मतलब कि क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के दो वेज हैं, एक स्प्रिंग कंट्रोल, एक ग्रेविटी कंट्रोल। और इसमें दोनों में पूछा जा रहा है कि अगर एक स्प्रिंग कंट्रोल होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी कंट्रोल होगा तो क्या होगा। तो ये चीज हमें अभी निकालना है, ठीक है। तो स्प्रिंग कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो ये चीज हमको पहले पता चल गया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है आपका ये आपका इक्वल टू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, राइट। और कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग कंट्रोल में अगर मैं यहां पे ए पार्ट लिखूं, इसका ए पार्ट स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल, तो उस केस में आपका टीसी क्या था, कंट्रोलिंग टॉर्क, वो प्रोपोर्शनल था केसी थीटा से, ठीक है, ये था। और ये अगर आपका टीडी जो है वो तो हमको पहले से ही मेंशन है केडी आई स्क्वायर से। तो इस केस में टीसी इज इक्वल टू टी थीटा, जब मैं लिखूंगा टीडी लिखूंगा एट स्टेडी स्टेट, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपका थीटा जो है केसी थीटा और ये के डी आई स्क्वायर ये हो गया। तो यहां पे मैं देख रहा हूं डायरेक्टली कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो यहां पे मेरे को नॉन लीनियर स्केल देखने को मिल रहा है। भले ही आपका स्प्रिंग कंट्रोल क्या होता है, लीनियर होता है, पर यहां पे जानबूझ के एग्जामिनर ने स्प्रिंग कंट्रोल को भी नॉन लीनियर स्केल बना दिया है, राइट। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे कि नॉन लीनियर स्केल बन गया हमारा स्प्रिंग कंट्रोल। तो उस केस में आप क्या करोगे, अब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो थीटा फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करते हैं, थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये तो ऐसा हो गया ना, I2 अपॉन I1 का स्क्वायर, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि, तो ऐसे तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट, राइट। तो थीटा 2 क्या है, वही हमको निकालना है 5 एम्पियर के केस में। तो ये अगर आपका थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, ये I2 है, ये I2 है और ये I1 है, तो वैल्यूज पुट करोगे भाई, तो थीटा 2 आ जाएगा आपका कितना, थीटा 1 को उधर ले गया जो कि 90 डिग्री है, और इनटू आपका I2 स्क्वायर कितना है 25 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया 1/4 इज हाउ मच 45 डिग्री 22.5 डिग्री, ठीक है, 22.5 डिग्री। एक बार चेक कर लेंगे आंसर, थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री आ रहा है मेरा तो,
ठीक है। 90 डिवाइडेड बाय 2 आपका 45 डिग्रीज होता है, 45 का 2 अगर ट्वाइस वो करोगे तो 22.5 ही तो आना चाहिए, राइट। तो ये आपके स्प्रिंग कंट्रोल में अब आपका डिफ्लेक्शन जब 5 एम्पियर ऑफ करंट पास किया जाएगा स्प्रिंग कंट्रोल में तो 22.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन देखा जाएगा, राइट। और वही चीज अगर आप 10 एम्पियर पास करें तो 90 डिग्रीज आ रहा था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे कि यहाँ पे आपका रिलेशन क्या हो गया था, ये आपका रिलेशन नॉन लीनियर हो गया था, तो आई स्क्वायर से प्रोपोर्शनल हो गया, तो ये पूरा खेल पलट दिया। तो यहाँ पे आप लीनियर लेके नहीं सॉल्व करेंगे, राइट। अब इसी का बी पार्ट अगर मैं देखूं, इसी का बी पार्ट अगर देख रहा हूं जो कि ग्रेविटी कंट्रोल है, तो ग्रेविटी कंट्रोल में अभी भी क्या होगा, टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब कि क्या टी डी इज इक्वल टू के डी आई स्क्वायर, ठीक है। और इसका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है आपको याद होगा, ये होता है ओमेगा एल साइन थीटा। ओमेगा क्या है, वेट के इसके इक्वल होता है मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो mgl साइन थीटा, ठीक है, mgl साइन थीटा। तो अब देखो ये जो पूरा पार्ट है ये तो भाई कांस्टेंट हो गया, ये तो चलो पूरा कांस्टेंट है, राइट। ये जो mgl है तो कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा बस वेरी करेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब एट स्टेडी स्टेट हम जब लिखते हैं tc इज इक्वल टू टी थीटा td, तो उस केस में हमको क्या मिलेगा कि साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये चीज हमको मिलने वाला है। अब साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। स्प्रिंग कंट्रोल में थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हुआ था, ग्रेविटी कंट्रोल में साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो उस केस में आप क्या करने वाले हो, यहां पे जब सॉल्व करोगे फिर से वैसे ही साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो उस केस में आपका साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 विल बी इक्वल टू i2 स्क्वायर अपॉन i1 स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। तो उसमें अगर आप देखोगे साइन थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है हमको, थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा 1 कितना हो गया आपका, थीटा 1 आपका 90 डिग्री था, तो साइन थीटा 1 इज 1, तो ये तो 1 हो गया। और i2 कितना है, i2 आपका 5 एम्पियर है तो 25 अपॉन ये कितना हो गया 10 था तो 5, ये 1/4 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1/4, तो थीटा 2 जो होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/4, राइट। ये चीज ये गिवन है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ साइन इनवर्स 1/4, साइन इनवर्स 1/4 कितना आएगा आपका 14.477 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 14.477 डिग्रीज। तो ये आपको मैं ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल का भी एग्जांपल दे दिया, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल और स्प्रिंग कंट्रोल का भी एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे रिलेशन निकाल लिया हम कितने अच्छे तरीके से कि अगर आपका यहाँ पे नॉन लीनियर स्केल रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो 5th क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 क्वेश्चन और लेता हूँ जो कि आपके इनहैंसमेंट ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर के बेस पे रहेंगे, कि जो हमने सीखा था शंट रेसिस्टेंस और मीटर रेसिस्टेंस और सीरीज रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो वो चीज हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखते हैं। तो चलते हैं 6th और 7th क्वेश्चन की ओर। तो अब मेरे पास 6th और 7th क्वेश्चन है जो हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस होने वाले होंगे, राइट। और ये दोनों इनहैंसमेंट ऑफ पीएमएमसी मीटर्स के ऊपर बेस्ड है, जो एमीटर और वोल्टमीटर का रेंज हम कैसे बढ़ाते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चंस बेस्ड है, राइट। तो आप आई होप आपने फॉर्मूला को रिकॉल कर लिया, अगर नहीं भी रिकॉल किए होंगे तो मैं इसके साथ अब हम फिर से रिवाइज करेंगे तो हमको सब याद आ जाएगा, राइट। तो देखो, फर्स्ट अ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये मीटर है, ये पीएमसी मीटर है और इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है, IM is given as 5 मिली एम्पियर, राइट, 5 मिली एम्पियर एंड हैज अ रेजिस्टेंस RM। इसका मीटर रेजिस्टेंस कितना है भाई 5 ओम, तो इसका मीटर रेजिस्टेंस भी हमको बोल दिया गया है 5 ओम। नाउ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द नेसेसरी कंपोनेंट्स इन ऑर्डर दैट इंस्ट्रूमेंट्स मे बी यूज्ड एज 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर एमीटर। मतलब कि क्या, अभी ये एमीटर ही है, राइट। देखो, इंस्ट्रूमेंट की फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो यहाँ पे अभी ये 5 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है और इसका फुल स्केल वैल्यू है 5 मिली एम्पियर और मीटर रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा कुछ करें, इसमें क्या मॉडिफिकेशंस करें इस कॉन्फ़िगरेशन में कि हम 2 एम्पियर और 5 एम्पियर का करंट भी मेजर कर पाए। तो आपको पता है कि हमको क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि ये अगर IM करंट फ्लो होता है यहाँ पे और अगर हमको I इज इक्वल टू 2 एम्पियर फ्लो करवाना है यहाँ से, तो मुझे एक शंट रेसिस्टेंस का कनेक्ट करना पड़ेगा
और ये शंट रेसिस्टेंस क्या होगा भाई, मैग्नीन का करंट बनेगा, मैंगनीन, ठीक है, या कॉन्स्टेंटाइन का बनेगा, तो मैग्नीन का बनेगा, और यहाँ पे आई शंट आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी आई माइनस आई एम, ठीक है, तो आर एस एच, राइट। तो अब बस मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं कितने वैल्यू का शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट करूं जिससे मैं 2 एम्पियर का रेंज मेजर कर पाऊं, ठीक है, 2 एम्पियर का रेंज मेजर कर पाऊं, और आई एम तो मेरा 5 मिली एम्पियर पे फिक्स है। अब क्या कर सकते हैं हम, सिंपल सी बात है, हमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, आर एस एच जो होता है, फर्स्ट केस में ले रहा हूं, ए पार्ट के फर्स्ट केस में, ठीक है, आर एस एच जो होता है वो होता है मीटर रेसिस्टेंस अपॉन एम माइनस 1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब मीटर रेसिस्टेंस तो पता है भाई 5 ओम है, ये एम क्या है, एम तो है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, एम है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और जो कि हमारा किससे निकलता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो कि इक्वल होता है आई अपॉन आई एम से। और इस केस में अभी हमारा एम कितना है, एम है हमारा 2 एम्पियर हमको मेजर करना है, पर करेंटली हम सिर्फ 5 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकते थे, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2000 डिवाइडेड बाय 5 इज नथिंग बट 400। तो अब हमारा m जो आ गया है वो 400 है, तो उस केस में आर एस एच जो शंट रेसिस्टेंस हमको जो कनेक्ट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 अपॉन 400 माइनस 1, दैट दिस इंप्लाइज 5 अपॉन 399, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 5 अपॉन 399 इन इज हाउ मच, तो मेरे पास आ रहा है 0.0125 ओम्स, ठीक है, 0.0125 ओम्स। तो इस अमाउंट का अगर मैं शंट रेसिस्टेंस कनेक्ट करता हूं तो मैं 2 एम्पियर को मेजर कर पाऊंगा, राइट। और यहां पे देखो ये मैग्नीन का था, और मैंने बोला था कि जो शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है वो काफी छोटी होती है, राइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस हम यहां पे कनेक्ट करते हैं, और ये आ गया शंट रेसिस्टेंस जब 2 एम्पियर मेजर करना हो। अब अगर मुझे बोला गया है कि 5 एम्पियर मेजर करने के लिए कितना चाहिए मुझे शंट रेसिस्टेंस, तो उसमें भी क्या होगा, उस केस में सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेंज होगा, 5 एम्पियर अपॉन 5 मिली एम्पियर, तो हमारा एम कितना आ गया 1000, करेक्ट, तो 1000 आ गया, तो उस केस में आर एस एच किसके इक्वल आ गया, 5 अपॉन, ठीक है, कितना है 5 है ना, हाँ, 5 अपॉन 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 दैट इज 5 अपॉन 999, तो ये नियरली इक्वल टू आपका 0.005 या 499 कुछ आएगा, तो नियरली इक्वल टू 0.05 ही आना चाहिए, 05 आना चाहिए, ठीक है। ये तो देखो ये आ गया आपका शंट रेसिस्टेंस, जब आपको 5 ओम का रेसिस्टेंस मेजर करना होगा, और ये आपको जब 2 एम्पियर का करंट आपको मेजर करना होगा, ये 5 एम्पियर का करंट जब मेजर करना होगा, दोनों चीज मैंने बता दिया। और यहां पे हम एक और चीज देख पा रहे हैं कि हम जिस कंक्लूजन पे आए थे कि आई जो होता है मीटर करंट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा जो शंट रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज होते जाएगा, मतलब कि जितना ज्यादा हमको रेंज का करंट मेजर करना है उतना ही छोटा वैल्यू हमको शंट रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये कंक्लूजन आया, दोनों क्वेश्चन हमारे डन हो गए, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, ये 5 एम्पियर का भी और ये 2 एम्पियर का भी, करेक्ट। अब वैसे ही बी पार्ट में चलते हैं, इसके। तो बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि अब अगर हमको 10 वोल्ट और 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है इस इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या करेंगे हम भाई, इसमें ये हो गया हमारा अभी भी IM कितना है, IM तो हमारा अभी भी 5 एम्पियर ही है, और 5 मिली एम्पियर है ना, कितना मिली एम्पियर, हाँ, IM है हमारा 5 मिली एम्पियर, और RM है 5 ओम्स। पर अब अगर हमको वोल्ट मीटर की तरह कनेक्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। और देखो पहले तो ये बताओ कि एट प्रेजेंट विदाउट सीरीज रेसिस्टेंस, इस सीरीज रेसिस्टेंस से कनेक्ट किए बिना ही ये कितना मेजर कर पा रहा है, ये पहले पता लगाना है। तो ये कितना मेजर कर पा रहा होगा, Vm जो होगा यहाँ पे, ये प्लस माइनस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मैं देख रहा हूं तो ये प्लस माइनस Vm कितना आ रहा है मेरे पास, Vm आ रहा है IM इंटू RM दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 25 मिली वोल्ट, ठीक है। तो Vm आ गया मेरे पास 25 मिली वोल्ट,
ये चीज आ रहा है Vm, ठीक है। अब मुझे इस 25 मिली वोल्ट के रेंज को बढ़ाकर 10 वोल्ट और 100 वोल्ट तक पहुंचाना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं एक सीरीज ब्रांच कनेक्ट कर सकता हूं, सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूं इस एग्जिस्टिंग सर्किट में, ताकि मैं ज्यादा वैल्यू ऑफ वोल्टेज मेजर कर पाऊं, ठीक है। और ये सीरीज रेसिस्टेंस जो होगा इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मीटर रेसिस्टेंस, राइट। मीटर रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में आपकी वैल्यू ये ज्यादा होती है। और ये किस चीज का बना होता है, ये बना होता है यूरेका का, ठीक है, यूरेका का। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये आपका हो गया IM और RM, ठीक है, 5 ओम, और ये हो गया आपका प्लस माइनस VM, और ये आपका RSC सीरीज रेजिस्टेंस, और ये आपका एक्सटेंडेड रेंज आएगा जो वोल्टेज V, वो आपका पहले तो 10 वोल्ट होगा और फिर 100 वोल्ट होगा, राइट। और RSC क्या है, RSC इज कनेक्टेड इन सीरीज विच इज मेड अप ऑफ यूरेका। RSC इज मेड अप ऑफ, इस चीज को आप लिख लेंगे अपने नोट्स में, मेड अप ऑफ यूरेका मटेरियल, ठीक है। ये कॉन्स्टेंटेंट टाइप का मटेरियल होता है ये। तो ये आ गया हमारे पास। नाउ ये तो हमको कॉन्सेप्ट पता चल गया, Vm आ गया हमारे पास 25 वोल्ट मिली वोल्ट। अब हम आराम से निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में हमको बोला गया है 10 वोल्ट मेजर करने, 10 वोल्ट मेजर करना है, तो उसके लिए हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना पड़ेगा जो कि इक्वल होगा V अपॉन Vm, और इस केस में कितना हो गया 10 अपॉन 25 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 1000 अपॉन 25, तो कितना हो गया ये 1 ज़ा 4 ज़ा, तो ये 40, तो दैट इज 400 आ रहा है। तो M आ रहा है 400। और आपको क्या पता है कि सीरीज रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है किसके इक्वल, RM M-1 के इक्वल। तो उस केस में ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 400 माइनस 1, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 5 4 ज़ा 20, तो ये ऑलमोस्ट 2K के इक्वल आएगा, ठीक है। 2000 ऑलमोस्ट लिख रहा हूँ, आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, पर ऑलमोस्ट आपके 2000 ओम तक आएगा, राइट। ये हो गया। अब सेकेंड केस में जब आपको 100 वोल्ट मेजर करना होगा तब आपका M बस चेंज होगा, जो कि कितना हो जाएगा 100 इंटू 1000 अपॉन 25, दैट इज 4000, ठीक है, 4000, हाँ राइट। और RSC क्या हो जाएगा, RSC हो जाएगा अगेन 5 इंटू 4000 माइनस 1, और जो कि नियरली इक्वल टू आपका 20 किलो ओम के इक्वल आएगा, 20 किलो ओम के इक्वल आना चाहिए, राइट। तो इसको कैलकुलेशन को आप चेक कर लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। पर यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो था, मेन फॉर्मूला अप्लाई करने का था, हमको समझना था कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये एक्सटेंशन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर का। और यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही मुझे रेंज बढ़ाना है, पहले मैं 10 वोल्ट मेजर करना चाह रहा था, एक्चुअल रेंज मेरी 25 मिली वोल्ट थी, 25 मिली वोल्ट से मैं 10 वोल्ट बढ़ाया तो मुझे ऑलमोस्ट 2000 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ा, ठीक है, जो कि यूरेका मटेरियल का कनेक्टेड था। अब वैसे ही जब मैं और 100 वोल्ट तक जाऊंगा तो मुझे 20 किलो ओम्स का रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे भी हमारा जो प्रीवियस कंक्लूजन था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाना होगा वैसे वैसे RSC को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी हम यहाँ पे वैलिड होते हुए देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन डन होता है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन अब इसका उल्टा होगा, पूरा हम उल्टा जैसे ट्रेवल करेंगे इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट में, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हुआ 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है काफी, क्योंकि अभी जो हम कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं इसको हम उल्टा अप्लाई करेंगे, ठीक है, पूरा उल्टा अप्लाई करेंगे। तो एक बार आप खुद से वीडियो पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए 7th क्वेश्चन को। ठीक है। द कॉइल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। कितना है 1 ओम होगा ना यहाँ पे, 1 ओम एंड हैज अ फुल स्केल। ये एंड हैज अ, ठीक है, 1 ओम का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम एक ये ले रहे हैं, मीटर ले लेते हैं और उसका रेसिस्टेंस को दिखा रहे हैं। ये RM इज इक्वल टू 1 ओम, ये बोला गया अभी तक तो, ठीक है। एंड हैज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 25 वोल्ट,
सॉरी 250 वोल्ट, मतलब कि ये आ गया, ये आपका IM कुछ करंट होगा, वो अभी हमको नहीं पता है, पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू ये हमको बता दिया जा रहा है कि VM जो है भाई वो हमारा 250 वोल्ट है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे IM RM से, ठीक है। Has a full scale deflection when a resistance of 4999 ohm is connected in series with it। तो ये चीज गलत हो गया यहाँ पे, क्या कि ये फुल स्केल वैल्यू किसका था, तब था जब आपका 4999 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड था सीरीज में, मतलब कि ये यहाँ पे मैं पहले रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूँ, तो ये आपका हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया आपके पास VM, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वैल्यू बोला जा रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है आपका 250 वोल्ट, ये 250 वोल्ट का आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का। कब, जब आपका ये जो RSE है, सीरीज रेजिस्टेंस है, वो 4999 का ओम्स का कनेक्टेड है, ठीक है, इन सीरीज विद इट। अब हमको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले देखो VM नहीं पता है, IM नहीं पता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं, फैक्टर नहीं पता है, तो पहले हम उसको निकालते हैं दोनों इन चीजों को, फिर क्वेश्चन के आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो देखो RSE पता है, और मुझे क्या होता है कि RSE जो होता है वो भाई होता है RM M-1 के इक्वल, ठीक है। तो M निकाल सकता हूं क्या जी, ये हो गया 499 और ये 1 हो गया, और 1 मतलब कि M-1 के इक्वल हो गया, ये सिंपल। तो M मेरा यहां से क्लियरली निकल जा रहा है, M मेरा इक्वल टू क्लियरली आ जा रहा है 5000, तो ये मेरा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ जा रहा है, राइट। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ गया जो कि किसके इक्वल है, इसी को अगर मैं लिखूं V/VM के इक्वल है भाई, तो V/VM के इक्वल है, तो V/VM जब अगर 5000 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज VM कितना होगा, VM होगा हमारा V/5000, जो कि किसके इक्वल होगा 250 डिवाइडेड बाय 5000, तो ये हो गया ये, और ये हो गया 1/20, तो ये ऑलमोस्ट 0. जो आ रहा है ऑलमोस्ट 0.05 आ रहा है वोल्ट, चेक कर लेंगे वैल्यू, ठीक है, 0.5, हाँ 0.05 वोल्ट तो आ रहा है, मेरे को लग रहा है ये जो VM आ रहा है ये 0.05 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 250 डिवाइडेड बाय 5000, तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 डिवाइडेड बाय 100, 1/4, 5 4 से 20, ठीक है, 0.1, ठीक तो लग रहा है। तो VM तो मेरा 0.05 वोल्ट आ गया। VM जैसे ही मुझे मिलता है वैसे ही मैं IM के ऊपर कमेंट कर सकता हूं कि IM क्या होगा, IM होगा VM/RM, तो VM/RM कितना होना चाहिए वो क्लियरली हमको मिल जाएगा, VM 0.05 है, RM 1 है, तो IM आ गया हमारा 0.05 एम्पियर्स। तो यहाँ पे मैं IM के ऊपर भी कमेंट कर पाया, ठीक है। तो IM और VM निकल गए मेरे किससे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के हेल्प से, और वो फॉर्मूला, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला कहां से निकला मेरे को, यहां से, राइट। तो ये चीज पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है हमसे, ठीक है। इन सीरीज विद इट द करंट रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हेन यूज्ड एज एमीटर विद अ शंट रेजिस्टेंस ऑफ 499 ओम, ठीक है। करंट रेंज ऑफ शंट रेजिस्टेंस, ये तो करंट रेंज मतलब कि क्या, अभी का रेंज, मतलब कि देखो अब क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही मैं VM और IM निकाल लिया उसके बाद इसको मैं हटा देता हूं, सीरीज रेजिस्टेंस को हटा देता हूं, राइट। तो यहां पे वोल्टेज को अब मैं किसकी तरह यूज करने वाला हूं, एमीटर की तरह यूज करने वाला हूं, तो ये चीज हमारा पिक्चर से गायब होगा। तो इसका बस क्या हेल्प था, इसका हेल्प था बस हमारा VM और IM निकालने का, और मेन तो फोकस है हमारा IM निकालने का, क्योंकि अब हम एमीटर की तरह यूज करने वाले हैं। तो अब बोला गया मुझे कि यहां पे अब मैं पैरेलल करंट कर दे रहा हूं RSH, ठीक है, और RSH की वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है 1/499 ओम, ये वैल्यू गिवन है, ये ISH हो गया, ये आपका I हो गया, ठीक है। तो ये क्योंकि अब हमको क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को एज अ एमीटर यूज करना था, और एमीटर के लिए हमको ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करना पड़ेगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस एमीटर का रेंज क्या होगा भाई, ये बताओ, ये पूछा गया। तो देखो अब RM और RSH पता है, IM पता है, तो मैं अगर M फाइंड आउट कर लूं, इस केस में अगर M फाइंड आउट कर लूं
तो मैं आराम से बता सकता हूं कि रेंज जो होने वाला है आई जो होगा m इंटू आई एम होगा। आई एम मेरे को पता है, तो बस मुझे m फाइंड आउट करना है। अब m को कहां से फाइंड आउट करूंगा, मैं RSH और RM से फाइंड आउट कर सकता हूं, कि RSH इज इक्वल टू RM m माइनस 1। तो देखो RSH किसके इक्वल है, 1/499 के, और ये क्या है 1/m माइनस 1। तो अगर मैं 1/499 के और ये है m माइनस 1, तो m माइनस 1 कितना हो रहा है, इक्वल टू 499। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 500। तो m मेरा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आ जा रहा है 500, राइट। ये 500 के इक्वल आ जा रहा है। अब अगर जैसे ही मेरे पास m निकल गया तो मैं यहां पे आराम से पुट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 500 इंटू कितना, im कितना है आपका, im है आपका 0.05। तो यहां से मैं आराम से कमेंट कर सकता हूं कि जो अब करंट रेंज आने वाला है आपका, अभी का जो रेंज है इसका, वो क्या है, i के इक्वल, i इज इक्वल टू 25 एम्पियर्स। I इज इक्वल टू 25 एम्पियर्स, राइट। तो आपको समझ में आया होगा कि अब 6th क्वेश्चन में हम सिंपली फॉर्मूला पुट करके निकाल लिए थे। 7th क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि अब हम क्या किए इसमें हम रिवर्स गए, मतलब कि हमारे पास पूरा उल्टा गए। हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाले, फॉर्मूलाज पुट करके RSH RM नहीं निकाले, RSH RM हमारे पास गिवन था, हम VM IM निकाले और उसके बाद हम एक्सटेंडेड रेंज भी निकाले। तो ये काफी अच्छा था आपका कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए, राइट। तो 6 और 7 काफी अच्छा क्वेश्चन थे, राइट। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन PMMC होता है। अब हम PMMC का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, उसके बाद हम मूविंग आयरन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।